हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अरुषि मैम के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड का ज्योग्राफी मैराथन का गागर में सागर। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, एक ऐसा देश जहां एक तरफ -40 डिग्री की कड़ाके की ठंड है और दूसरी तरफ चिलचिलाती रेत है। बिल्कुल। एक तरफ दुनिया के सबसे युवा पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ अरबों साल पुरानी चट्टानें हैं। आज की इस मैराथन क्लास में हम भारत के इसी भौगोलिक चमत्कार को गहराई से डिकोड करेंगे। सही कहा आपने। प्रश्न 1, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। प्रश्न 2, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सही उत्तर है बांग्लादेश। यहाँ अक्सर लोग चीन को सोच लेते हैं, है ना? लेकिन हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, क्योंकि वो सीमा बिल्कुल सीधी ना होकर बेहद घुमावदार है। बिल्कुल। और अक्षांश देशांतर के गणित में भी कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े छिपे हैं। प्रश्न 3, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? सही उत्तर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? सही उत्तर है एवरेस्ट पर्वत। अरे वाह, ये तथ्य तो हमेशा चौंकाता है। मतलब हम नई दिल्ली और एवरेस्ट को बिल्कुल अलग अलग दुनिया मानते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन भौगोलिक ग्रिड पर अगर देखा जाए तो वे लगभग एक ही क्षैतिज रेखा पर बैठे हैं। चलिए अब भारत के चारों कोनों को नापते हैं। प्रश्न 5, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। सही उत्तर है गुहार मोती। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? सही उत्तर है नांदेड़। प्रश्न 7, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल और गुजरात के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर है और इसीलिए हमें एक मानक समय की जरूरत पड़ती है। सही बात है। लेकिन समय के साथ साथ जमीन के नीचे की हलचल भी एक बहुत बड़ा कारक है। प्रश्न 8, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है? सही उत्तर है 4। यह रुककर थोड़ा सोचते हैं। ये जो 4 सिस्मिक जोन हैं, ये सिर्फ नंबर तो नहीं है। मतलब क्या ये हमारी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव का नतीजा है? बिल्कुल सही पकड़ा। हमारी भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है और इसी टकराव की वजह से हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है। यही कारण है कि उत्तर और पूर्वोत्तर भारत उच्च भूकंपीय क्षेत्रों यानी जोन 4 और 5 में आते हैं। चलिए इसे ध्यान में रखते हुए आगे के तथ्य देखते हैं। प्रश्न 9, भारतीय मानक समय कितने डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है? सही उत्तर है 82.5। प्रश्न 10, भारत किसके उत्तर में स्थित है? सही उत्तर है भूमध्य रेखा। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? सही उत्तर है मेघालय। और एक आखिरी सीमा का सवाल। प्रश्न 12, मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है? सही उत्तर है चीन। अच्छा। तो बाहरी सीमाओं के इस पूरे ढांचे को समझने के बाद अब हमें देश के भीतर की भौतिक संरचनाओं यानी पहाड़ों और घाटियों की तरफ देखना चाहिए। हाँ, और यहाँ 2 बिल्कुल अलग दुनिया मौजूद हैं। मतलब एक तरफ युवा हिमालय है और दूसरी तरफ बहुत ही प्राचीन प्रायद्वीपीय पहाड़ है। और पश्चिम की बात करें तो प्रश्न 15, धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर है गुजरात। और वापस हिमालय की तरफ चलें तो प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? सही उत्तर है हिमशिखा। देखिए, हिमालय की इन समानांतर श्रेणियों में दुनिया की कुछ सबसे विशाल संरचनाएं मौजूद हैं। प्रश्न 17, हिमालय के चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के साथ मिलान करें। सही उत्तर है A, 1B माउंट एवरेस्ट 8,848, 2A धौलागिरी 8,172, 3D कामित 7,756, 4C अन्नपूर्णा 8,078। बाप रे, इतनी ऊंचाई। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है धौलागिरी। इसे श्वेत पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी चोटी साल भर बर्फ की एक बहुत ही मोटी चादर से ढकी रहती है। हाँ,
जो सूरज की रोशनी में अद्भुत चमक पैदा करती है। बिल्कुल। प्रश्न 19, लद्दाख किसके बीच स्थित है? सही उत्तर है काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत। प्रश्न 20, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? सही उत्तर है सतलुज काली। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पहाड़ों का ये जाल घाटियों और दर्रों का निर्माण करता है, जो सदियों से व्यापार और हमारी संस्कृति के मार्ग रहे हैं। एकदम। प्रश्न 21, धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? सही उत्तर है लघु हिमालय। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? सही उत्तर है पलामू पहाड़ियां। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? सही उत्तर है गांधीकोटा की विशाल घाटी। आपको पता है गांधीकोटा को भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है, मतलब जहां पेन्नार नदी ने लाल ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर एक गहरी खाई बना दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? सही उत्तर है अटल रोड सुरंग। प्रश्न 25, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? सही उत्तर है तमिलनाडु और केरल। और केरल की बात आते ही सुंदर तट याद आते हैं। प्रश्न 26, वर्कला, चोवारा, चवाक्कड़ और नत्तिका किस राज्य में समुद्र तट है? सही उत्तर है केरल। प्रश्न 27, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? सही उत्तर है मरीना बीच। और पूर्वोत्तर की तरफ मुड़ें तो? प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों के राज्य का भाग नहीं है? सही उत्तर है उड़ीसा। तो श्रोताओं, हमने पहाड़ों और तटों की बात की, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के ग्लेशियर और दरारें जब पानी से भर जाती हैं तो वे हमारी जीवन रेखा बनती हैं, मतलब हमारी झीलें और जलप्रपात। राज्य की सीमाएं और जल स्रोत अक्सर एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े होते हैं। हाँ, और मध्य प्रदेश की बात करें तो? प्रश्न 31, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सही उत्तर है ओडिशा। और क्षेत्रफल के हिसाब से? प्रश्न 32, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही उत्तर है 3702 वर्ग किलोमीटर। अब झीलों और जलप्रपातों के विज्ञान पर आते हैं। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? सही उत्तर है पुलिकट। प्रश्न 34, बिलासपुर में स्थित गोविंद सागर जलाशय किस राज्य में है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 35, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सही उत्तर है वेम्बनाड झील। देखिए, वेम्बनाड झील न केवल लंबी है बल्कि केरल के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। प्रश्न 36, हुंडरू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है सुवर्णरेखा। आहा। प्रश्न 37, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है मेघालय। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? सही उत्तर है माजुली द्वीप। यहाँ माजुली द्वीप का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम द्वीप नहीं है जो समुद्र में हो। मतलब जब ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी ढलान से उतरकर मैदान में आती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। अच्छा। और वह अपने साथ लाई गई भारी मात्रा में मिट्टी जमा करने लगती है। इसी जमाव से नदी के बीचों बीच माजुली जैसे द्वीप का निर्माण होता है। अरे वाह। और ये मिट्टी नदियां ही लेकर आती है ना। तो चलिए नदियों की तरफ मुड़ते हैं। प्रश्न 39, प्रायद्वीप शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है 3 तरफ पानी से घिरा भूभाग। प्रश्न 40, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही उत्तर है चिनाब। इन नदियों को समझने के लिए हमें हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच का अंतर स्पष्ट करना होगा। इसे ऐसे समझें कि हिमालयी नदियां एक फिक्स डिपॉजिट यानी ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। ये बहुत सटीक एनालॉजी है। और प्रायद्वीपीय नदियां एक करंट अकाउंट की तरह हैं जो सीधे बारिश रूपी डिपॉजिट पर निर्भर करती हैं, इसलिए गर्मियों में वे सूखने लगती हैं। चलिए इस फिक्स डिपॉजिट वाली नदियों को पहले देखते हैं। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की एक सहायक नदी है? सही उत्तर है चंबल। प्रश्न 42, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? सही उत्तर है हुगली।
प्रश्न 43, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? सही उत्तर है सतोपथ। और एक सवाल जो अक्सर कंफ्यूज करता है, प्रश्न 44, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि इसे दिबांग नहीं बल्कि देहांग कहा जाता है, इसीलिए यह कथन गलत है। अब दक्षिण की उन करंट अकाउंट वाली नदियों पर आते हैं। प्रश्न 45, प्रायद्वीपीय नदियों के समूह की पहचान कीजिए। सही उत्तर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। प्रश्न 46, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सही उत्तर है गोदावरी। हाँ। प्रश्न 47, अनेर, पंजारा और वाघुर किस नदी की सहायक नदियां हैं? सही उत्तर है तापी। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? सही उत्तर है राजस्थान। गोदावरी और कृष्णा दक्षिण भारत की जीवन रेखाएं हैं। प्रश्न 49, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सही उत्तर है गोदावरी। प्रश्न 50, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही उत्तर है महाबलेश्वर। और पूर्वोत्तर की एक अहम नदी। प्रश्न 51, सुरमा नदी जिसे बराक नदी भी कहा जाता है, कहां से निकलती है? सही उत्तर है मणिपुर की पहाड़ियां। प्रश्न 52, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है पंचगंगा। और देखिए, इन्हीं नदियों के पानी को रोककर हम विशाल सिंचाई परियोजनाएं बनाते हैं। प्रश्न 53, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों का समूह कौन सा है? सही उत्तर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। प्रश्न 54, पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? सही उत्तर है गोदावरी नदी। एक और बांध। प्रश्न 55, धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर है साबरमती। तो श्रोताओं, नदियां और सिंचाई तो ठीक है, लेकिन खेती के लिए जलवायु और मानसून का चक्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक उलझन है। भूगोल पढ़ते समय हम बार बार पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम मानसून सुनते हैं, तो ये दोनों में मूल अंतर क्या है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून हमारी मुख्य बारिश का कारण है, जो गर्मियों में हिंद महासागर से नमी लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये सर्दियों में सुदूर भूमध्य सागर से उठने वाले तूफान है। अच्छा, तो ये वहां से आते हैं? हाँ, ये हवा के साथ उड़कर उत्तर भारत आते हैं और सर्दियों की बारिश या पहाड़ों पर बर्फबारी लाते हैं। कमाल का मैकेनिज्म है। आइए इसी मानसून और जलवायु से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 56, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है केवल कथन 1 और 2 सही हैं। प्रश्न 57, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा न होने की परिघटना को क्या कहते हैं? सही उत्तर है मानसून में विच्छेद। प्रश्न 58, उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का कौन सा एक कारण नहीं है? सही उत्तर है भूमध्य रेखीय धारा। और जब मानसून लौटता है तो भी वो कुछ क्षेत्रों को भिगोकर जाता है। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन यानी लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है? सही उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न 60, मानसून के दौरान किन हवाओं के कारण भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है? सही उत्तर है दक्षिण पश्चिमी हवाएं। बिल्कुल। और देखिए, बारिश का पानी और हवाएं मिलकर ही मिट्टी का निर्माण करती हैं। प्रश्न 61, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? सही उत्तर है लोएस। यहाँ रुक कर लोएस को समझते हैं। मतलब ये कोई आम मिट्टी नहीं है। यह हवा द्वारा उड़ाई गई बारीक धूल है, जो हजारों सालों में एक जगह जमा होती है। ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन ये बेहद उपजाऊ होती है। वाह, प्रकृति का अपना धीमा लेकिन सटीक काम। अन्य मिट्टियों को देखते हैं। प्रश्न 62, शुष्क मिट्टी विशेष रूप से कहाँ विकसित होती है? सही उत्तर है पश्चिमी राजस्थान। प्रश्न 63, काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न 64, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं किस मिट्टी में पाई जाती हैं? सही उत्तर है जलोढ़ और मिट्टी। और बारिश और कॉम्बिनेशन ही तय करता है कि वहां किस प्रकार के वन उगेंगे। एकदम सही। प्रश्न 65, निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए। आय हिमालयी शंकुधारी, द्वे पर्णपाती शुष्क,
त्रे मैंग्रोव डेल्टा, चतुर सदाबहार। सही उत्तर है डी, IA, द्वैसी, त्रिबी, चतुर, डी। प्रश्न 66। ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार किस वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? सही उत्तर है मैंग्रोव वन। प्रश्न 67। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को किस प्रकार के वन आवृत करते हैं? सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, इन वनों और जमीनों पर सदियों से हमारी कृषि टिकी है। प्रश्न 68। स्तंभों का मिलान कीजिए। स्थानांतरित कृषि, आय, झुमिंग, द्वे, दहिया, त्रे, पेंडा, चतुर, कुमारी। सही उत्तर है ए, आयसी, द्वे ए, त्रिबी, चतुर्डी। और फसलों की बात करें? प्रश्न 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? सही उत्तर है चावल। प्रश्न 70। खरीफ की किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर है मक्का। हाँ, एक खेती का खास तरीका भी है। प्रश्न 71। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? सही उत्तर है टोंगिया प्रणाली। और पशुपालन से जुड़ा सवाल। प्रश्न 72। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सही उत्तर है दूध। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कृषि के बाद देश की अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ हमारे खनिज और उद्योग हैं। हाँ, और जो खनिज हम निकालते हैं वे किसी निर्वात में नहीं होते। वे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां स्थानीय जनजातियों का अपने इस भूगोल के साथ बहुत गहरा नाता होता है। एकदम सही बात है। खदानों, उद्योगों और उन्हें जोड़ने वाले परिवहन के बिना तो आधुनिक भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रश्न 73। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न 74। नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है असम। प्रश्न 0.75। खनिज और उसकी साइट के संबंध में कौन सा गलत है? सही उत्तर है बॉक्साइट खेतरी। प्रश्न 0.76। राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? सही उत्तर है जर्मनी। उद्योगों का ये विकास हमेशा स्थानीय संसाधनों के इर्द गिर्द होता है। प्रश्न 0.77। नालको और बाल्को नाम किस उद्योग से जुड़े हैं? सही उत्तर है एल्यूमीनियम। प्रश्न 0.78। इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? सही उत्तर है सलेम, तमिलनाडु। प्रश्न 0.79। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर है तमिलनाडु। और इन्हीं दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में हमारी समृद्ध जनजातियां बसती हैं। प्रश्न 0.80। खासी जनजातियां कहाँ रहती हैं? सही उत्तर है मेघालय। प्रश्न 0.81। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? सही उत्तर है भूटिया। तो इन खनिजों, उद्योगों और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है हमारा परिवहन तंत्र। प्रश्न 0.82। पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? सही उत्तर है सिलचर और पोरबंदर। और उत्तर से दक्षिण। हाँ। प्रश्न 8C3। हाँ। उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? सही उत्तर है श्रीनगर और कन्याकुमारी और इसे बनाने वाली संस्था। प्रश्न 8.4। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अपना कार्यारंभ किस वर्ष किया था? सही उत्तर है 1995। पहाड़ों को चीरती सुरंगों से लेकर समुद्र तट के बंदरगाहों तक सब कुछ जुड़ा है। प्रश्न 85। किस दर्रे से होकर अटल सुरंग गुजरती है? सही उत्तर है रोहतांग। प्रश्न 86। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है कपूरथला। प्रश्न 87। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है गुजरात। प्रश्न 88। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? सही उत्तर है रामगुंडम। और परिवहन और उद्योग के साथ साथ कुछ सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल के तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 89। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? सही उत्तर है असम। प्रश्न 90। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? सही उत्तर है रुमटेक। क्षेत्रफल की बात करें तो प्रश्न 0.91। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। सही उत्तर है माहे। और अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी भूगोल का हिस्सा हैं। प्रश्न
पॉइंट 92 भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? सही उत्तर है सिंधु और खेलों का भूगोल। देखिए प्रश्न पॉइंट 93 विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान शांदूर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है पाकिस्तान। तो श्रोताओं, इन सब का क्या अर्थ है? हम इस मैराथन क्लास के अंतिम चरण में आ गए हैं। अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, जहां बचे हुए विविध और बेहद महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्यों को समेटेंगे। बिल्कुल। ये ऐसे तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। एकदम सही। रैपिड फायर राउंड, बिना समय गवाए सीधे सवालों और उनके पीछे के छोटे छोटे विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रश्न पॉइंट 94 निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? सही उत्तर है विकल्पों में सभी सहायक नदियां हैं। प्रश्न में त्रुटि हो सकती है। अरे ऐसा भी होता है कभी कभी। प्रश्न 95 छोटा नागपुर बेल्ट में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? सही उत्तर है सोना। प्रश्न 96 किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? सही उत्तर है झेलम। प्रश्न 97 मुहुरी नदी भारत के किस राज्य में मिलेगी? सही उत्तर है त्रिपुरा। देखिए, नदियों के बहने का तरीका भी उनके उद्गम पर निर्भर करता है। प्रश्न 98 पहाड़ी से निकलकर सभी दिशाओं में बहने वाली नदी के अपवाह पैटर्न को क्या कहते हैं? सही उत्तर है अरीय, रेडियल। हाँ, इस अरीय या रेडियल पैटर्न की कल्पना आप साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह करें। मतलब जब कोई नदी किसी गोल पहाड़ी की चोटी से निकलकर चारों तरफ नीचे की ओर बहती है तो उसे रेडियल ड्रेनेज कहते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 99 सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 100 मयूराक्षी, दामोदर, कंसाबती और रूपनारायण किस नदी की सहायक नदियां हैं? सही उत्तर है हुगली। अब मिट्टी, खदान और जंगलों के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। प्रश्न 101 लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नवेली में है जो डैश में स्थित है। सही उत्तर है सी तमिलनाडु। प्रश्न 102 मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत में मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही उत्तर है डी 1956। प्रश्न 103 भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं? सही उत्तर है बी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उत्तरी मैदानों की इस उपजाऊ मिट्टी के उलट कुछ चरम जलवायु वाले क्षेत्र भी हैं। प्रश्न 104 कांटीली झाड़ियां डैश क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सही उत्तर है सी शुष्क रेगिस्तानी। प्रश्न 105 निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है सी मासनराम। प्रश्न 106 चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है? सही उत्तर है डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और मानसून से ठीक पहले होने वाली एक खास तरह की बारिश की बात करते हैं। प्रश्न 107 डैश में आम्र बौछार होती है। सही उत्तर है बी केरल। ये मैंगो शावर बड़ा दिलचस्प नाम है। हाँ, दरअसल अप्रैल मई में मानसून आने से पहले जो हल्की बारिश होती है वो आम की फसल को जल्दी पकने में मदद करती है, इसलिए इसे मैंगो शावर कहा जाता है। अब नदियों के अंत की ओर चलते हैं। प्रश्न 108 समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितारिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह डैश का निर्माण करते हैं। सही उत्तर है सी डेल्टा। तो डेल्टा से लेकर समुद्र के तटों तक हमारी विविधता फैली हुई है। प्रश्न 109 देव का बीच जहां दूर तक फैली ही काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है, डैश में स्थित है। सही उत्तर है बी दमन। प्रश्न 110 मरुस्थल, वर्षावन, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव डैश विविधता की विशेषताएं हैं। सही उत्तर है डी पारिस्थितिक। प्रश्न 111 निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक समुद्री बंदरगाह है? सही उत्तर है ए चटगांव। और जनसंख्या से जुड़ा एक बेसिक तथ्य। प्रश्न 112 भारत में पहली जनगणना वर्ष डैश में हुई थी। सही उत्तर है ए 1872। बस कुछ ही प्रश्न और बचे हैं। हाँ बिल्कुल। प्रश्न 113 निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौलीगंगा नदी के पास स्थित है? सही उत्तर है बी नंदा देवी। प्रश्न 114
जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? सही उत्तर है ए, पानी के बहने से। प्रश्न 115, भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है सी, कलपक्कम। प्रश्न 116, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है सी, मिजोरम। और हमारी इस मैराथन क्लास के अंतिम 4 प्रश्न। प्रश्न 117, भारत के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत रूप से मेल खाता है? सही उत्तर है ए, बद्रीनाथ, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 118, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही उत्तर है बी, सलेम, तमिलनाडु। प्रश्न 119, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई? सही उत्तर है बी, 1907। प्रश्न 120, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है बी, कर्नाटक। प्रश्न 121 है, नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीरालाल चौधरी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम नीली क्रांति सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ पानी आता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये असल में मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। डॉक्टर हीरालाल चौधरी ने प्रेरित प्रजनन की तकनीक विकसित की थी, जिसने हमारी नदियों और तालाबों को एक बहुत बड़े आर्थिक संसाधन में बदल दिया। अरे वाह! और संसाधनों की इसी कड़ी में प्रश्न 122 है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कपास। देखो, खेतों में बिछा हुआ सफेद कपास वाकई किसी चांदी की तरह ही चमकता है, लेकिन सूती कपड़ा उद्योग अचानक से कहीं भी तो शुरू नहीं हो सकता। हाँ, उसके लिए खास जलवायु चाहिए होती है ना? बिल्कुल। कपास की खेती के लिए दक्कन के पठार की काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये काली मिट्टी लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के लावे से बनी है, जो नमी को रोक कर रखती है। ये तो कमाल है कि लाखों साल पहले का लावा आज हमें कपड़े पहना रहा है। मौसम और खेती के इस तालमेल में एक और हैरान करने वाली बात है। प्रश्न 123, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिल। ये तथ्य भारत की जलवायु विविधता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तिल के पौधे को अंकुरित होने के लिए जो तापमान उत्तर भारत में मिलता है मॉनसून के समय, वही तापमान दक्षिण भारत में सर्दियों में मिलता है। अच्छा, मतलब एक ही फसल, लेकिन मौसम अलग अलग। एकदम सही। अब जंगलों की बात करते हैं। प्रश्न 124, सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ये सुंदरी वृक्ष असल में मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, जो खारे पानी और दलदल में भी जीवित रह सकते हैं। ये तटीय क्षेत्रों के लिए एक प्राकृतिक दीवार का काम करते हैं। प्रकृति के उग्र रूप की बात करें तो प्रश्न 125, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैरन द्वीप। बैरन का मतलब ही होता है बंजर। सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण वहां से अक्सर लावा और गर्म गैसें निकलती रहती हैं, जिससे वहां कोई भी वनस्पति पनप नहीं सकती। बाप रे। वहीं दूसरी ओर पानी का शांत रूप है। प्रश्न 126, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघालय। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो मेघालय की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के रास्ते में एक दीवान की तरह खड़ा हो जाता है, जिससे वहां दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत झरने बनते हैं। क्या बात है। अब अगर हम सीमाओं को देखें तो प्रश्न 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर। लोग अक्सर सोचते हैं कि पूर्वोत्तर में सब एक साथ जुड़ा है, लेकिन भौतिक मानचित्र में मणिपुर बहुत पूर्व में स्थित है और उसकी सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। चलिए अब जमीन के थोड़ा अंदर चलते हैं। प्रश्न 128, अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्राथमिक स्रोत है और ये लाखों वर्षों की रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया का परिणाम है। और झारखंड की तो बात ही अलग है। प्रश्न 129,
झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिलों में पाए जाने वाले कौन से खनिज का उपयोग बिजली उद्योग, पेंट और वर्णक उद्योग आदि के लिए किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभ्रक। अवरक यानी माइका। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है, लेकिन बिजली का कुचालक है। मतलब गर्म हो सकता है लेकिन करंट नहीं मारता। बिल्कुल। इसीलिए पुराने जमाने की स्त्रियों में इसका इस्तेमाल होता था। अच्छा, मुझे इन सब में कोयले वाला सवाल सबसे ज्यादा पसंद आया। प्रश्न 130, किस खनिज को दफन धूप के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोयला। दफन धूप ये काव्यात्मक होने के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सटीक है। वो कैसे? जो कोयला आज हम जलाते हैं वो असल में 300 मिलियन साल पहले के विशाल जंगल हैं, जिन्होंने सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर सोख लिया था। तो आज हम असल में लाखों साल पुरानी सूरज की रोशनी को ही मुक्त कर रहे हैं। तो चीजों को देखने का तरीका ही बदल देता है। अब गैसों की बात करें तो प्रश्न 131, निम्न में से कौन ग्रीनहाउस गैस नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीलियम। हीलियम एक अक्रिय या नोबल गैस है। ये पृथ्वी से वापस लौटने वाली गर्मी को सोख नहीं सकती। समझ गई। अब रुख करते हैं दुनिया के भूगोल और जल प्रणालियों की ओर। प्रश्न 132, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। आल्प्स और हमारा हिमालय दोनों का निर्माण तब हुआ जब महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराईं। ये आज भी अपनी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं। और हिमालय की ही एक चोटी है। प्रश्न 133, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, धौलागिरी। संस्कृत में धौला का अर्थ सफेद और गिरी का अर्थ पर्वत होता है। बिल्कुल। प्रश्न 134, देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा जाती है। प्रश्न 135, एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। एक ही महाद्वीप से तीनों रेखाएं क्यों? ये पूरी तरह से अफ्रीका के विशाल आकार और ग्लोब पर इसकी केंद्रीय स्थिति के कारण है। इसी वजह से वहां वर्षावन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान तक सब कुछ मिलता है। अद्भुत। पानी के भंडारों की बात करें तो प्रश्न 136, कितने देश कैस्पियन सागर के प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5। ये असल में एक सागर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और झीलों से ही जुड़ा है प्रश्न 137, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लेक्स में नहीं शामिल है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विक्टोरिया। हाँ, क्योंकि लेक विक्टोरिया तो अफ्रीका में है, जहां से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। इस सारे पानी के खेल के पीछे एक प्रक्रिया है। प्रश्न 148, उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा महासागरों, झीलों और नदियों का पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाष्पीकरण। यही वो इंजन है जो पूरी पृथ्वी के मौसम चक्र को चलाता है। सही कहा। और बारिश से जुड़े क्षेत्रों पर प्रश्न 139 है, तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गारो पहाड़ों। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां स्थानीय मौसम का आधार हैं। मुझे जल अपवाह को लेकर एक तुलना बहुत पसंद आई। प्रश्न 140, उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रुमाकृतिक। ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल पेड़ की जड़ें फैल रही हों। हाँ, जब पानी सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनता है तो नदियां आपस में मिलकर बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं या जड़ों जैसा आकार ले लेती हैं। क्या बात है। इतिहास और भूगोल कैसे जुड़े हैं इसके लिए प्रश्न 141 देखिए। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक समानता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य नर्मदा बेसिन। प्राचीन सभ्यताएं हमेशा नदी घाटियों के पास ही फली फूली, क्योंकि वहां उन्हें उपजाऊ मिट्टी और पानी आसानी से मिल गया। लेकिन जहां नदियां नहीं है वहां के लिए है प्रश्न 142, भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1990-90। जल संभर या वाटरशेड प्रबंधन का मतलब है
बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से रोकना। नदियों के उद्गम पर प्रश्न 143 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंडक। क्योंकि गंडक हिमालय से निकलती है और ये साल भर ग्लेशियरों के पानी से भरी रहती है। शहरीकरण पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। प्रश्न 144, भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान का अधिकांश हिस्सा शुष्क है। पानी मुख्य रूप से सिंधु नदी बेसिन तक ही सीमित है, इसलिए लोग कुछ चुनिंदा उपजाऊ क्षेत्रों और शहरों में तेजी से पलायन करते हैं। अच्छा, इसीलिए वहां बड़े शहर ज्यादा है। मौसम का एक और फैक्टर है। प्रश्न 145, पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से आने वाली ये हवाएं सर्दियों में भारत के उत्तरी हिस्सों तक बारिश लाती हैं, जो गेहूं की फसल के लिए वरदान है। अब पूर्वोत्तर की नदियों पर आते हैं। प्रश्न 146, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी, जहां तिब्बत में इसे त्सांगपो कहा जाता है। और प्रश्न 147, हिमाचल प्रदेश में किलोंग के निकट तांदी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्र और भागा। और यही दोनों मिलकर विशाल चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं हमारे नोट्स देख रही हूँ और एक डबल चेक मेमोरी ट्रिक का इस्तेमाल करूंगी। प्रश्न 148, सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लद्दाख। और प्रश्न 149 भी यही है, सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? सही उत्तर ऑप्शन ए, लद्दाख। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पर इतना जोर क्यों? जब कोई जानकारी इतनी प्रमुखता से सामने आती है तो उसका गहरा महत्व होता है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, वहां सिंधु नदी उस पूरे बंजर इलाके के लिए एकमात्र जीवन रेखा है। समझ गई। प्रश्न 150, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल। क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, नेपाल इसके रास्ते में नहीं आता। ये ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का बेहतरीन उदाहरण है, जो एक ऊंची दीवार की तरह खड़ा है। प्रश्न 152, किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। क्योंकि मानसून में बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव वाले क्षेत्र सीधा उड़ीसा के तट की ओर भागते हैं। और उत्तर में प्रश्न 153, उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरी। हिमाद्री का मतलब ये बर्फ का घर। और दक्षिण में प्रश्न 154, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ये वो जंक्शन है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में टकराते हैं। हिमालय हमारी रक्षा कैसे करता है, ये बताता है। प्रश्न 155, सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता, क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमालय शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा पूरा उत्तर भारत एक ठंडे रेगिस्तान में बदल गया होता। हिमालय सचमुच हमारा रक्षक है। बिल्कुल। और बारिश की बात करें तो प्रश्न 156, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेरापूंजी और मौसिनराम। वहां की खासी पहाड़ियां एक कीप जैसी संरचना बनाती हैं, जिसमें बादल घिर जाते हैं और भारी बारिश करते हैं। चलिए अब मैप रीडिंग करते हैं। प्रश्न 157, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। भौतिक भूगोल कैसे भू राजनीति तय करता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और समुद्र पार देखें तो प्रश्न 158, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में द्वीप देश शामिल हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2।
यानी श्रीलंका और मालदीव। हाँ। प्रश्न 159। श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे जल डमरू मध्य और खाड़ियां दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। प्रश्न 160। भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 106 किलोमीटर। ये ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया का प्रवेश द्वार रहा है। और आकार में प्रश्न 161। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7वां। बिल्कुल। लेकिन ये सीमा वाला सवाल बहुत रोचक है। प्रश्न 162। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। लोग चीन या पाकिस्तान सोचते हैं, लेकिन बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी सीमा सबसे लंबी है। हाँ, और द्वीपों की बात करें तो प्रश्न 163। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कच्छतीवू। ये छोटा सा द्वीप मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर चर्चा में रहता है। प्रश्न 164। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही। और अब देखिए प्रश्न 165। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7। और ये सवाल भी बहुत रिपीट होता है। हाँ, जैसे कि अगला ही है प्रश्न 166। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ये आकर्षी लगातार आते रहते हैं। और प्रश्न 167। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सही। फिर से रिपीट। प्रश्न 168। भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7। मतलब इसे तो कंठस्थ कर लेना चाहिए। बिल्कुल। प्रश्न 169। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल। खुली सीमा भूगोल से उपजे गहरे सांस्कृतिक संबंधों का एक सुंदर उदाहरण है। क्या बात है। प्रश्न 170। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौसिनराम। हमने पहले ही देखा कि ये दुनिया के सबसे गीले स्थानों में से एक है। प्रश्न 171। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड, जहां से हमारी गंगा नदी निकलती है। और माल ढुलाई के लिए है। प्रश्न 172। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14,500। नदियों के जरिए परिवहन सड़क से काफी सस्ता होता है। प्रश्न 173। विशाखापट्टनम स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गहरा। इसे एक प्राकृतिक चट्टानी पहाड़ी बंगाल की खाड़ी के भयानक तूफानों से बचाती है। जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, बुनियादी ढांचे को देखते हैं। प्रश्न 174। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, फुट गेज। ब्रॉड गेज और मीटर गेज होते हैं, फुट गेज नहीं होता। इंसान की भूगोल पर जीत देखिए। प्रश्न 175। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1904। सीमेंट ने ही हमें नदियों पर पुल बनाने और पहाड़ों में सुरंगें निकालने की ताकत दी। और प्रकृति का सौंदर्य है। प्रश्न 176। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अतिरापिल्ली जलप्रपात। बिल्कुल। उद्योगों पर प्रश्न 177। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। जूट को धोने के लिए बहुत सारा मीठा पानी और अत्यधिक नमी वाला मौसम चाहिए, जो बंगाल में हुगली नदी के पास भरपूर है। और हमारी अर्थव्यवस्था का टाइमर है। प्रश्न 178। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक दिनों के बीच होती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100-120।
ये 120 दिन ही भारत का कृषि चक्र तय करते हैं। प्रश्न 179, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांभर। ये राजस्थान की खारे पानी की झील है। जलवायु बांटने वाली रेखा पर है। प्रश्न 180, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्क रेखा। ये भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बांटती है। तूफानों पर है। प्रश्न 181, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, काल बैशाखी। काल यानी विनाश, जो इस मौसम में आता है। और फसलों का लचीलापन देखिए। प्रश्न 182, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरंडी के बीज। अरंडी का पौधा मिट्टी और तापमान के व्यापक बदलावों को आसानी से सह सकता है। नदियों के रास्ते पर है। प्रश्न 183, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा। क्योंकि ये रिफ्ट घाटी के ढलान का अनुसरण करते हुए पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न 184, उस स्थान को पहचानिए जहां उष्ण कटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। वहां समंदर का तापमान चक्रवातों को भारी ऊर्जा देता है। और नदियों के नेटवर्क में प्रश्न 185, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी। पानी के आयतन के हिसाब से ये सबसे विशाल है। प्रश्न 186, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये हमारे बुनियादी ढांचे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब मैं कुछ और त्वरित तथ्य शेयर कर रही हूं। प्रश्न 187, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप, जो मूंगे के द्वीपों से बना है। प्रश्न 188, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमालय, जो हमारी ढाल है। प्रश्न 189, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन, पूर्वोत्तर की जटिल सीमा पर। प्रश्न 190, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में। प्रश्न 191, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताप्ती, ये गुजरात में स्थित है। प्रश्न 192, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, घाट प्रभा, एकदम सही। प्रश्न 193, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? सही उत्तर है ऑप्शन 1, सिर्फ पश्चिम बंगाल से जुड़ती है। प्रश्न 194, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 2000, जब इसे मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। और प्रश्न 195, हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोच्चि पोर्ट, केरल। ये व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब श्रोताओं का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित रखने के लिए हम एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड करेंगे, क्योंकि प्रश्न 196 से लेकर 201 तक वही प्रश्न बार बार दोहराए गए हैं। अच्छा, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 196, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल लेटेराइट मिट्टी। इसमें लौह तत्व अधिक होता है, जो काजू के लिए बेहतरीन है। प्रश्न 197, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला साधिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ये पुल पूर्वोत्तर के दुर्गम भूगोल को जोड़ने की एक इंजीनियरिंग मिसाल है। और प्रश्न 198,
निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। और ये झील हजारों साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण बनी थी। और यही तीनों फिर से। प्रश्न 199, काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी। ऑप्शन ए, लाल लेटराइट मिट्टी। प्रश्न 200, ढोला सादिया पुल किस नदी पर? ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। और आखिरी प्रश्न 201, रामसर स्थल लोनार झील कहाँ है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। देखो, जब डेटा में कोई चीज बार बार उभर कर आती है तो उसका एक कारण होता है। ये दर्शाता है कि हमारी मिट्टी, बुनियादी ढांचा और पारिस्थितिकी आपस में कैसे गुंथे हुए हैं। सच में आज के इस दिलचस्प अध्ययन सत्र में हमने ज्वालामुखी से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक और खनिजों से लेकर तूफानों तक बहुत सी परतों को खोला है। बिल्कुल, भूगोल केवल नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। ये मानव इतिहास की पटकथा है। हमारी नदियां, मिट्टी और पहाड़ी तय करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा।